नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 11th होम साइंस की क्लास में। तो बच्चों, हम 6th लेसन पढ़ रहे थे, संचार माध्यम और संचार प्रौद्योगिकी। इस लेसन के अंदर बच्चों कल हमने पढ़ा था संचार किसे कहते हैं और हम संचार का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। कल हमने देखा था कि किस प्रकार से हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को संचार के माध्यम से, संचार के विभिन्न साधनों के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हम पहुंचा सकते हैं। जैसे कि हमने देखा था, रेडियो है, टेलीविज़न है, मोबाइल है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इनके द्वारा ट्विटर है, इनकी सहायता से हम कम्युनिकेशन करके और संचार के माध्यम से अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा पा रहे हैं। और आप जैसा आप जानते ही हैं कि कोविड-19 चल रहा है, तो इस समय हमें संचार के विभिन्न माध्यम हमारी बहुत ही मदद कर रहे हैं और इन्हीं के माध्यम से हम अपने सभी कार्यों को करने में सक्षम हो रहे हैं। तो हम चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे संचार के वर्ग के बारे में हम पढ़ रहे थे। कल हमने अंतर्वैयक्तिक और अंतरावैयक्तिक संचार के बारे में भी पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे समूह संचार, जन संचार और अंतरा संस्था संचार, है ना। तो अंतर संस्था संचार, इन सभी चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि ये सब क्या है, किस प्रकार से इनके द्वारा जो है हम अपने विचारों को, भावनाओं को अपने हाव भाव के द्वारा किस तरीके से हम एक व्यक्ति से अन्य व्यक्तियों तक पहुंचा पाते हैं, या फिर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से वार्तालाप के द्वारा, या फिर अपने विचारों को पहुंचा पाता है संचार के माध्यम से। तो चलते हैं बच्चों हम टेक्स्ट बुक की ओर। देखिए बच्चों, कल हमने पढ़ा था अंतरावैयक्तिक संचार और अंतर्वैयक्तिक संचार। कल हमने देखा था अंतरावैयक्तिक संचार का मतलब होता है कि किसी भी कार्य को करने से पहले हमारे मन के अंदर, हमारे मन के अंदर उठने वाले जो मानसिक जो पूर्वाभ्यास है, या मन के अंदर उठने वाले जो प्रश्न हैं, जो उत्तर है, जो हम अपने मन के अंदर प्रश्नोत्तरी जो करते रहते हैं, वो कहलाता है हमारा अंतरावैयक्तिक संचार। और अंतर्वैयक्तिक संचार का मतलब ये है कि एक ऐसा संबंध है जिसके अंदर इसके अंदर दो व्यक्तियों के बीच में आमने सामने बैठकर जो वार्तालाप के द्वारा कम्युनिकेट किया जाता है, अपने विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है, उसे हम कहते हैं अंतर्वैयक्तिक संचार। समझ में आया? तो हम कह सकते हैं कि अंतरावैयक्तिक संचार जो है ये किसी भी कार्य को करने से पूर्व उसका मानसिक पूर्वाभ्यास है, जबकि अंतर्वैयक्तिक संचार जो है वो दो व्यक्ति आमने सामने बैठ करके अपने विचारों का आदान प्रदान जो करते हैं, उसे हम कहते हैं अंतर्वैयक्तिक संचार। अब हम चलते हैं बच्चों, समूह संचार क्या है। देखो, समूह संचार जो होता है ये भी एक अंतर्वैयक्तिक संचार की तरह ही प्रत्यक्ष और वैयक्तिक ढंग से किया जाता है। इसके अंदर भी जो है प्रत्यक्ष रूप से जो है आमने सामने बैठकर ही ये इसके अंदर कम्युनिकेट किया जाता है, किंतु इस संचार प्रक्रिया में 2 से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई मीटिंग होती है, तो मीटिंग के अंदर प्रिंसिपल मैम बैठते हैं और ऊपर बैठते हैं, हम सभी नीचे बैठते हैं, है ना। तो 2 से अधिक व्यक्ति जब बैठते हैं, और समूह संचार जो होता है परस्पर स्वीकृत दृष्टिकोण और समूह निर्णय को सुन करके और बनाने में सहायता करता है। अब इस प्रकार का जो संचार होता है, इसके अंदर प्रिंसिपल मैम जो भी जिन टॉपिक पे उनको चर्चा करनी होती है वो हमें बताते हैं, हमारे सामने डिस्कस करते हैं, प्लस हमसे भी राय लेते हैं, हमसे भी पूछते हैं। तो ये क्या एक तरीके का समूह संचार हो गया। हम समूह में बैठकर, एक ग्रुप के अंदर बैठ करके जो संचार करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? समूह संचार कहते हैं। यानी इसको ग्रुप कम्युनिकेशन कह सकते हैं, है ना। एक ग्रुप के अंदर बैठ करके जो मीटिंग की जाती है, आपस में वार्तालाप किया जाता है, एक दूसरे के विचारों से अवगत हुआ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? मास कम्युनिकेशन, या फिर इसको समूह संचार भी कहते हैं। अब और ये आत्म अभिव्यक्ति का अवसर भी देता है। इसके अंदर सभी की राय पूछी जाती है और प्लस सभी को अपनी आत्म अभिव्यक्ति करने का अवसर भी मिलता है ना। और किसी भी सभा में व्यक्ति के प्रभाव को ये बढ़ावा देता है, जिससे समूह में उसका स्थान सुदृढ़ होता है। जैसे कि कोई भी मीटिंग हो रही है, यदि हमें कोई बात ठीक लगती है या हमें कोई बात हम कोई अच्छा सजेशन दे सकते हैं, तो हमें उठकर जब हम बोलते हैं, तो इससे हमें एक अलग सी कॉन्फिडेंस आता है ना, और एक अच्छा लगता है ना। और ये मनोविनोद और तनाव मुक्त होने में, सामाजिकरण होने में और प्रेरित करने में भी सहायक है। हमें वो मोटिवेट भी करता है, आगे बढ़ने के लिए ये हमें मोटिवेट करता है, हमें आत्मविश्वास बढ़ता है। और समूह संचार को बढ़ाने के लिए
कई प्रकार के दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग भी किया जाता है। वर्तमान समय में हम जो है मास कम्युनिकेशन को बढ़ाने के लिए हम जो है प्रोजेक्ट मीटिंग भी करते हैं, है ना। अभी जूम पे हम मीटिंग करते हैं, तो ये क्या है, जूम पे मीटिंग करना, जूम पे क्लास लेना, ऑनलाइन क्लास जो जूम पे ली जाती है वो क्या है, श्रव्य दृश्य साधनों का उपयोग करके ही हम मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं, है ना। तो ये कहलाता है मास कम्युनिकेशन। समूह संचार, एक समूह में बैठ करके विभिन्न व्यक्तियों के विचारों का आदान प्रदान करना और सजेशन लेना, सजेशन देना, मोटिवेट करना, ये सब क्या कहलाता है, समूह संचार, मास कम्युनिकेशन कहलाता है। तो समूह संचार को, समूह मीन्स ग्रुप, संचार मीन्स कम्युनिकेशन, यानी कि ग्रुप कम्युनिकेशन, इसको क्या कहेंगे, ग्रुप कम्युनिकेशन। एक ग्रुप के अंदर जो अपने विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, इसी को हम समूह संचार या फिर ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों जन संचार। जन संचार का मतलब क्या है, जन संचार का मतलब ये है मास कम्युनिकेशन, है ना, MASS, मास कम्युनिकेशन, जन संचार, है ना। जन संचार का मतलब ये है कि प्रत्येक व्यक्ति तक किसी भी न्यूज़ को पहुंचाना, प्रत्येक व्यक्ति के साथ कम्युनिकेट करना, वो क्या कहलाता है, जन संचार कहलाता है। जैसे टेलीविज़न के द्वारा जो सूचनाएं हैं, न्यूज़ है या कोई भी सीरियल है ना, जो भी पब्लिश किया जाता है वो सभी लोगों तक पहुंचता है, तो ये जन संचार का साधन हो गया, है ना। सभी को कम्युनिकेट कर रहा है, सभी तक सूचनाएं पहुंचा रहा है। तो प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण विकास होने के परिणाम स्वरूप विभिन्न मतों को, विचारों को, नए जो परिवर्तन हो रहे हैं उनको, नए विचारों को समाज के विशाल हिस्से तक पहुंचाना संभव हो गया है। किसके द्वारा, न्यू टेक्नोलॉजी के द्वारा। न्यू टेक्नोलॉजी क्या है, आपका टेलीविज़न है, रेडियो है ना, इनकी सहायता से, यूट्यूब की सहायता से हम पहुंचा रहे हैं, है ना। जैसे कि हम भी वीडियो बना रहे हैं, फिर आपको यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं, जिससे कि आप सभी जने उसको देख करके और पढ़ रहे हैं घर पे बैठ करके, क्योंकि कोविड-19 के अंदर हम बाहर नहीं जा सकते। तो ऐसी स्थितियों में ये संचार के साधन जो है हमें बहुत ही मदद कर रहे हैं आगे बढ़ने में। तो जन संचार को किसी यांत्रिक युक्ति की सहायता से संदेशों को बहुगुणित करते जाने की प्रक्रिया तथा उन्हें जनता तक पहुंचाने की प्रक्रिया के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं। यानी कि संचार का एक ऐसा साधन जिसकी सहायता से विभिन्न संदेशों को जनता तक पहुंचाया जाता है। जनता तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं, जन संचार कहते हैं या फिर मास कम्युनिकेशन कहते हैं। अब जन संचार के साधन बहुत सारे हैं, अभी मैंने आपको बताया, रेडियो है, टेलीविज़न है, सैटेलाइट है ना, न्यूज़पेपर है, पत्रिकाएँ हैं, डेली न्यूज़पेपर आता है, डेली छपता है, डेली जो है हर डोर पे, हर शॉप पे न्यूज़पेपर जाता है और न्यूज़पेपर के द्वारा पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, पूरे देश में क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे स्टेट में क्या हो रहा है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है, सारी सूचनाएं हमें मिल जाती है ना। तो ये एक जनसंचार का बहुत ही अच्छा साधन है। तो हम कह सकते हैं जन संचार के दर्शकों, श्रोताओं की संख्या बहुत विशाल होती है, बिल्कुल सही है। मास कम्युनिकेशन में श्रोताओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। देखो, समूह संचार के अंदर हमने देखा था कि एक ग्रुप होता है सिर्फ, है ना। ग्रुप कम्युनिकेशन में हमने देखा था कि एक ग्रुप ही होता है सिर्फ, और एक ग्रुप के अंदर जो है कम्युनिकेट किया जाता है मीटिंग के द्वारा, है ना। आया समझ में। जैसे आपका एक ग्रुप है, आपकी एक क्लास है ना। तो जब ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो सिर्फ आपकी क्लास ही जुड़ती है, आपकी क्लास का ग्रुप ही जुड़ता है ना। लेकिन मास कम्युनिकेशन के अंदर, जन संचार के अंदर न्यूज़पेपर जो हर जगह जाता है, पूरे देश में जाता है, सभी को कम्युनिकेट करता है ना, सभी को सूचनाएं पहुंचाता है। टेलीविज़न सबको सूचनाएं पहुंचाता है, समझ में आया। तो ये काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं मास कम्युनिकेशंस, और देश और काल की दृष्टि से ये संप्रेषक से दूर स्थित होते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इन्हीं कारणों से उनमें कोई सही, पूर्ण, प्रत्यक्ष और तत्काल प्रतिपुष्टि पाना संभव नहीं है, बल्कि यह प्रतिपुष्टि काफ़ी समय के बाद प्राप्त होती है। कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो संप्रेषक होता है, जो कम्युनिकेटर जो होता है, जो प्रेषक जो होता है, जो मैसेज देने वाला जो होता है, मैसेंजर जो होता है, वो हमारे सामने नहीं रहता, तथा हम उसकी बात को सुन तो लेते हैं, लेकिन हम उसको वापस फीडबैक उसी समय नहीं दे सकते, है ना। ये कहलाता है मास कम्युनिकेशन। भाई ग्रुप कम्युनिकेशन में तो हमारे सामने ही जो है संप्रेषक बैठा रहता है और वो ही हमसे डिस्कस करता है और हमारे विचारों का आदान प्रदान होता है आपस में, और सजेशन सुने जाते हैं, लिए जाते, दिए जाते हैं, है ना।
उसमें प्रेषक और रिसीवर यानी कम्युनिकेटर और रिसीवर जो होते हैं आमने सामने होते हैं, किसमें? ग्रुप कम्युनिकेशन में। लेकिन जो हमारा मास कम्युनिकेशन है इसके अंदर आपका कम्युनिकेटर और रिसीवर जो होता है वो आमने सामने नहीं होता, आया समझ में। और फीडबैक जो है हम तुरंत नहीं दे सकते, फीडबैक जो है हम बाद में चाहें तो अपने विचारों को प्रकट करने के लिए हम उसके अंदर जो है वो वापस से फीडबैक बाद में दे सकते हैं ना, तुरंत हम उसके ऊपर उससे कोई वार्तालाप नहीं कर सकते या वो बोलता नहीं है ना, सिर्फ हमको सूचनाएं देता है, तो इसको कहते हैं मास कम्युनिकेशन। समझ में आया? अब आता है हमारा अंतरा संस्था संचार। अंतरा संस्था संचार के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जैसे हमारी संस्था है, संस्था के अंदर जो संचार के साधन है, संचार का जो उपयोग किया जा रहा है उसे हम कहते हैं अंतरा संस्था संचार। जैसे संस्था का संचार सुव्यवस्थित संगठनों में होता है, जहाँ पर अच्छे संगठित व्यवस्थित संस्थाएं होती है, वहाँ पर इस प्रकार के संचार की व्यवस्थाएं होती है। और मानवों की ही तरह जब लोग एक साथ किसी संस्था या संगठन में कार्य करते हैं, जैसे कि हमारा विद्यावाड़ी है तो हम सभी मिलकर के इस संस्था के लिए कार्य कर रहे हैं, संस्था में कार्य कर रहे हैं, है ना, और एक संगठित रूप में कार्य कर रहे हैं, तो संस्था भी जो है संबंध स्थापित करती है हमसे और उन संबंधों का निर्वाह भी करती है, और ये अपने माहौल में और अपने विभागों और अनुभागों के बीच में संचार के विभिन्न स्तरों का प्रयोग भी करती है। कोई भी सूचना यदि हम तक पहुंचानी होती है तो सबसे पहले प्रिंसिपल तक जो है वो सूचनाएं आती है, फिर प्रिंसिपल के द्वारा हमारे स्कूल के अंदर, है ना, स्कूल में प्रिंसिपल मैम के पास आती है, फिर प्रिंसिपल मैम के द्वारा सभी स्टाफ मेंबर्स को मीटिंग के द्वारा जो है सूचनाएं दी जाती है, फिर उसके बाद जो है सभी बच्चों तक सूचनाएं पहुंचती है। तो इस प्रकार का जो संचार होता है वो क्या कहलाता है? अंतरा संस्था संचार। एक किसी व्यवस्थित और सुसंगठित संस्था के अंदर जो संचार के साधनों का उपयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं अंतरा संस्था संचार। ठीक है। प्रत्येक संस्था में पदों के अलग अलग स्तर होते हैं, पदानुक्रम होते हैं, और जो कि सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य करते हैं, है ना। सभी के अपने अपने कार्य होते हैं, सभी अपने अपने उत्तरदायित्वों को ठीक ढंग से निभाते हैं, है ना। और ऐसी संस्थाओं में सूचना का प्रवाह जो होता है समान स्तर पर दो-तरफा होता है। इसके अंदर दो तरफा जो है वो संचार होता है, सूचनाओं का प्रवाह होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि डायरेक्टर मैम की प्रिंसिपल मैम के साथ मीटिंग होती है, फिर उनसे जो सूचनाएं मिलती है वो हमारे विद्यालय तक पहुंचती है, फिर विद्यालय में जो है वो बच्चों तक पहुंचाई जाती है। तो हम कह सकते हैं आमने सामने बैठ करके दो तरफा जो है संचार इनमें होता है, और विभिन्न स्तरों के बीच में एक तरफा, है ना। और तो इस प्रकार से हमने देखा अंतरा संस्था संचार जो है इसके अंदर किस तरीके से जो है कम्युनिकेशन होता है एक संस्था के अंदर, है ना। अब चलते हैं आगे बच्चों। अब देखिए अंतर संस्था संचार, अंतरा नहीं है, अंतरा मतलब तो संस्था के अंदर, ये है अंतर संस्था संचार। इसका संबंध किसी संस्था के द्वारा अन्य संस्थानों के साथ आपसी सहयोग और समन्वय से काम करने के लक्ष्य की दृष्टि से विकसित होता है। इसे कहते हैं अंतर संस्था संचार, यानी कि दो संस्थाओं के बीच में आपस में सहयोग और समन्वय बनाए रखने के लिए जो संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं अंतर संस्था संचार। समझ में आया? उदाहरण जैसे देश के विकासात्मक कार्यकलापों में टेक्नोलॉजी और वित्तीय सहायता के अंदर दोनों ही यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों के द्वारा दी जाती है, जबकि प्रशासनिक सहायता केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है। कहने का मतलब ये है, अब देखिए बच्चों विभिन्न संस्थाओं के बीच में संचार की प्रणाली, अभी हम अंतर संचार की प्रणाली पढ़ रहे हैं। अंतर संचार का मतलब ये होता है कि एक संस्था का दूसरी संस्था के साथ आपस में सहयोग और कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जिस विधि का उपयोग किया जाता है उसको हम कहते हैं अंतर संचार प्रणाली, है ना। अब देखो अंतर संचार किस प्रकार से होता है। जैसे हमारा देश है, अब हमारे देश के अंदर भारत सरकार जो होती है, भारत सरकार क्या करती है, जो भी डिसीजंस लेती है कोविड-19 के थ्रू जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं भारत सरकार के द्वारा, केंद्रीय सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। अब केंद्रीय सरकार जो होती है हमारी राज्य सरकारों को के साथ मीटिंग करती है और उनको जो सूचनाएं देनी होती है उनके द्वारा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में आती है। अब भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय जो है कौन कौन से हैं? मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, कृषि मंत्रालय है, महिला और बाल विकास मंत्रालय है ना, राज्य सरकारें हैं और उनसे संबंध विभाग है। इन सभी को ये सूचनाएं पहले दी जाती है, फिर यहाँ से वो
राज्य सरकार से फिर सभी डिस्ट्रिक्ट्स में, फिर डिस्ट्रिक्ट से फिर ग्रामीण क्षेत्रों में। तो इस तरीके से ये इस प्रकार का जो संचार होता है क्या कहलाता है? अंतः संस्था संचार कहलाता है। इधर देखिए, भारत सरकार के द्वारा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय को भी सूचना दी गई। साथ में जो है भारत सरकार के जो विभिन्न मंत्रालय हैं उनके द्वारा भी जो है विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को दी जाती है, और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के द्वारा भी भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय को दी जाती है, और भारत सरकार के द्वारा भी विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को दी जाती है। अब भारत की विभिन्न जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं वो कौन कौन सी देखिए, जैसे विश्व बैंक है, यूनिसेफ है ना, USAID है और UNDP है, फोर्ड फाउंडेशन है, ऑक्सफेम है ना। इसमें विभिन्न अन्य भारतीय और गैर सरकारी संगठन शामिल हैं, और इन सभी को ये सूचनाएं जो है वो दी जाती है, और फिर यहाँ से ये सूचनाएं जो होती है वो पब्लिक होती है। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से संचार की ये जो प्रणाली होती है कहलाती है अंतः संस्था संचार। समझ में आ गया? चलते हैं आगे। अब देखिए बच्चों, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि अंतः संस्था संचार और अंतरा संस्था संचार में अंतर बताइए। तो हम बता सकते हैं इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है। अब देखिए, संचार के साधन और विधि पर आधारित वर्गीकरण। संचार के साधनों के आधार पर भी हम जो है वर्गीकरण कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले संचार जो होता है शाब्दिक और मौखिक भी हो सकता है। कहने का मतलब हम अपने विचारों को बोलकर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं, इसको कहते हैं शाब्दिक संचार। और मौखिक संचार यानी कि हम हाव भाव के द्वारा, है ना, या फिर हम व्हाट्सएप पे कोई भी मैसेज आता है तो हमें अच्छा लगता है तो हम वेल डन थंब उसको लगाकर भेजते हैं, या विभिन्न प्रकार के फेसेस का यूज़ करते हैं, है ना। या फिर हमको नमस्कार करना होता है तो हम नमस्कार के लोगों का जो है वो यूज़ करते हैं। तो हम मौखिक रूप से भी जो है संचार कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने विचारों को पहुंचा सकते हैं, है ना। यदि किसी का बर्थडे है तो हम जो है बिना बोले ही जो है विभिन्न प्रकार के जो है गिफ्ट्स जो है हम भेज सकते हैं, है ना, व्हाट्सएप के द्वारा भेजते हैं ना। तो ये क्या कहलाता है? मौखिक संचार कहलाता है। तो श्रवण साधन और मौखिक माध्यम जैसे बोलना, गाना, ये तो कहलाते हैं आपके शाब्दिक संचार। कभी कभी स्वर का लहजा इत्यादि भी मौखिक संचार के लिए आते हैं। देखो, बोलना, गाना और स्वर बोलना, है ना, ये सब किस में आएगा? शाब्दिक संचार में। अनुसंधान से ये स्पष्ट है कि व्यक्ति अपने सक्रिय समय का लगभग 70% समय जो है मौखिक रूप से संचार करने में, सुनने में, बोलने में, जोर से पढ़ने में बिताता है। अब देखो, अनुसंधान ने ऐसा ऑब्जर्व किया है और एनालिसिस किया है कि सभी व्यक्ति अपने पूरे समय 24 घंटे में से, है ना, अपने समय का 70% जो है वो सिर्फ मौखिक रूप से संचार करने में, यानी कि बोलने में और सुनने में, है ना, और जोर से पढ़ने में ही बिताता है। ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये था हमारा शाब्दिक मौखिक संचार, यानी कि ऐसा संचार जिसके अंदर हम शब्दों के द्वारा बोलकर, गाकर, है ना, या मौखिक रूप से आपस में आमने सामने बैठकर जो वार्तालाप करते हैं उसे हम कहते हैं शाब्दिक संचार। मौखिक। अब गैर शाब्दिक संचार क्या होता है? गैर शाब्दिक संचार जो होता है इसके अंदर, अब देखिए, अच्छा जो संदेश होता है वो सरल होता है, आकर्षक होता है, स्पष्ट होता है, और इसको अपनाए जाने वाले जो चैनल होते हैं, जो ग्राही समूह होते हैं, उनकी प्रकृति और स्वरूप की दृष्टि से ये बहुत ही विशिष्ट भी होता है, प्रामाणिक होता है, समायोजित होता है, उपयुक्त होना चाहिए, है ना। तो विषय भी व्यवस्थित होना चाहिए। किस विषय पर आप जानकारी दे रहे हो, आपका टॉपिक परफेक्ट होना चाहिए, अच्छे शब्दों को यूज़ करना चाहिए, अच्छी लैंग्वेज में आपको बनाना चाहिए, है ना। तो विषय का भी हमें विशेष रूप से ध्यान देना है कि आपका संदेश कैसा है, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा श्रोताओं पर। इस सारी चीज़ों को देख करके फिर हमें संदेश बनाना चाहिए। ये कहलाता है संदेश। अब देखिए बच्चों, चैनल क्या होता है? चैनल जो है संचार का एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से कोई भी जानकारी प्रेक्षक से ग्राहियों तक पहुंचाई जाती है, यानी कि कम्युनिकेटर से रिसीवर तक जो जानकारियां पहुंचाई जाती है विभिन्न चैनलों से पहुंचाई जाती है। अब इसमें वो टेलीविज़न के चैनल हो सकते हैं, रेडियो के द्वारा, या फिर मोबाइल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, ट्विटर के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा, किसी के भी द्वारा पहुँचा सकते हैं। और आमने सामने बैठकर भी कर सकते हैं, है ना, मौखिक संचार भी कर सकते हैं, है समझ में। और संचार के सर्वाधिक सहज और प्रभावी साधनों में से किसी भी चैनल को हम चुन सकते हैं, किसी भी संचार के माध्यम को चुन सकते हैं।
और ये विश्व के बहुसंख्यक और विकासशील और अल्प विकसित देशों में सबसे अधिक प्रचलित संचार का माध्यम है ना। किंतु समय के बीतने के साथ साथ समाज में होते हुए सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि से अब ये इसका रूप जो है थोड़ा उन्नत जनसंचार माध्यमों में और बहुमाध्यम प्रौद्योगिकी की ओर ज़्यादा हो गया है ना। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे जो है संचार के साधनों का विकास दिन प्रतिदिन नया होता जा रहा है और नए नए संचार के साधन जो है बाजार के अंदर मार्केट में उपलब्ध होते हैं और इनकी सहायता से हम आपस में जो है कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अब देखिए चैनल के दो प्रकार हो सकते हैं। चैनल जो है हमें संचार के माध्यमों का उपयोग करते हुए जब हम अपने विषय को किसी चैनल के माध्यम से देना चाहते हैं तो हमें अच्छे चैनल का यूज़ करना चाहिए। चैनल भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अंतर्वैयक्तिक चैनल, संचार चैनल, जैसे कि अलग अलग व्यक्ति है ना और समूह के द्वारा दिया जाता है और अलग अलग व्यक्तियों को या फिर समूह को दिया जाता है। और दूसरा होता है जनसंचार माध्यम के द्वारा संचार के चैनल होते हैं, जैसे कि सैटेलाइट के द्वारा है ना, बेतार और ध्वनि तरंगों के द्वारा भी जो है मोबाइल के द्वारा है ना, इनके द्वारा भी जो है वो संचार किया जा सकता है ना। विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, एक संगठन तक, एक जन समूह तक पहुंचाया जा सकता है। तो हमें अच्छा चैनल और यूज़ करना चाहिए। अब चलते हैं बच्चों, चौथा हमारा पॉइंट था ग्राही या रिसीवर, जिसको कहते हैं प्राप्तकर्ता। अब संदेश हमने चैनल के द्वारा दिया है, लेकिन संदेश जो है संचार के कार्य के लक्ष्य के रूप में ग्राही और श्रोता या दर्शक के पास ही पहुंचता है। और ग्राही कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी समूह हो सकता है। अब रिसीवर में कोई भी हो सकता है, एक व्यक्ति भी हो सकता है, समूह भी हो सकते हैं, दो व्यक्ति भी हो सकते हैं, एक जन समूह भी हो सकता है, कोई औरत भी हो सकती है ना, कोई भी हो सकता है, ग्रामीण हो सकता है, शहरी व्यक्ति हो सकता है, वृद्ध हो सकता है, जवान हो सकता है, कोई भी हो सकता है ना। रिसीवर कोई भी व्यक्ति हो सकता है, संदेश कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। ग्राही समूह जितना अधिक समरूप होगा, सफल संचार के अवसर उतने ही अधिक जो है होंगे। कहने का मतलब ये है, रिसीवर जितने ज़्यादा होंगे, जितने ज़्यादा प्राप्तकर्ता होंगे, उतने ही ज़्यादा जो है वो संचार के अवसर उपलब्ध होंगे, है ना। और संचार बढ़ता जाएगा। अगर जनसंख्या कम होगी, व्यक्ति कम होंगे, रिसीवर ही कम होंगे, तो संचार जो है वो कम व्यक्तियों तक ही फैलेगा, है ना। जब रिसीवर ज़्यादा होंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो संचार के अवसर भी उतने ही ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। अब देखिए बच्चों, हमने स्रोत देखा जो कि संदेशों को देगा, है ना, संचार की प्रक्रिया को जो शुरू करेगा। संदेश देखा कि हमने किस विषय पर संदेश देना है। चैनल देखा, कौन सा चैनल हम यूज़ करेंगे इस विषय का जो है वो संचार करने के लिए। फिर हमने देखा कि रिसीवर्स कौन कौन हैं, है ना। और अब देखते हैं कि हमारी सूचना का प्रभाव क्या पड़ रहा है ना। ये सब संचार की प्रक्रिया है। अब देखो सूचना का प्रभाव क्या पड़ रहा है। संचार की प्रक्रिया तभी अधूरी रहती है जब तक कि प्रेषित संदेश के संबंध में अनुक्रिया प्राप्त नहीं हो पाती। यानी कि संचार अधूरा कब रहेगा कि जब प्रेषित जो होता है यानी कम्युनिकेटर जो होता है ये संदेश को रिसीवर तक पहुंचा नहीं पा रहा है विभिन्न माध्यमों से, है ना। अगर पहुंचा पाएगा तब तो इसका इफेक्ट होगा, यदि नहीं पहुंचा पा रहा है तो इसका जो है उल्टी अनुक्रिया हो सकती है। तो ये किसी भी संचार प्रक्रिया का पहला कदम होने के साथ साथ अंतिम घटक भी हम इसी को कहेंगे। यदि संदेश की अनुक्रिया वही हो जिसकी संभावना हमें थी तो चक्र हमारा पूरा हो जाता है। यानी हमने जो प्लान किया है कि ये व्यक्ति संदेश भेजेगा, इस विषय पर संदेश देगा, ये इसका टॉपिक होगा, इस चैनल को ये यूज़ करेगा और ये इसके रिसीवर्स होंगे, है ना। उसके बाद उस सूचना का इफेक्ट भी पॉजिटिव होगा। समझ में आया। जिस तरीके से प्रिंसिपल मैम चुनते हैं कि ये टीचर इस क्लास को पढ़ाएगा, ये सब्जेक्ट पढ़ाएगा, इतने बच्चे इसमें होंगे, है ना, और इस चैनल के द्वारा ये पढ़ाएगा, या फिर इस ग्रुप के द्वारा या इस चैनल के द्वारा वो पढ़ाएगा, यूट्यूब के द्वारा पढ़ाएगा, या फिर ऑनलाइन क्लास जूम से लेगा या गूगल क्लासरूम से पढ़ाएगा, है ना। तो यदि प्रेषित यानी कम्युनिकेटर जो है परफेक्ट होगा और वो अपनी प्लानिंग से कार्य करेगा तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो संचार होगा, जो सूचना होगी, उसका प्रभाव पॉजिटिव होगा, इफेक्टिव होगा, श्रोताओं पर भी इफेक्टिव होगा, अच्छा फीडबैक मिलेगा। और यदि प्रेषित जो होगा या कम्युनिकेटर जो है अपनी प्लानिंग से कार्य नहीं करेगा, ठीक ढंग से कार्य नहीं करेगा, तो शायद वो उस कार्य में सफल भी नहीं हो सकता, है ना। तो सूचना का प्रभाव तभी पड़ेगा कि जब प्रेषित पर जो है सारा उत्तरदायित्व इसके अंदर किसका होगा, प्रेषित का होगा, है ना। तो
ये लक्षित दर्शकों तथा श्रोताओं की प्रतिक्रिया से अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं होते। जब प्रेक्षक ठीक ढंग से अच्छे से विषय चूज करके अच्छे चैनल के द्वारा ठीक ढंग से सूचनाओं को प्रेक्षित करेगा तो श्रोता उस पर पुनः विचार उसको सुनेंगे, उस संदेश पर पुनः विचार करेंगे, उसमें पुनः विचार कर और फीडबैक देंगे, जिसके कारण जिससे यदि चाहे तो प्रेक्षक उसका संशोधन भी कर सकता है और संपूर्ण संचार की प्रक्रिया को वापस दोहराया भी जा सकता है। वापस से यदि कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है, कोई चीज़ बच्चों को समझ में नहीं आ रही है, तो टीचर वापस उसको रिवाइज भी करा सकता है। तो टीचर हो गया यहाँ पर प्रेक्षक या कम्युनिकेटर और श्रोता हो गए, रिसीवर हो गए यहाँ पर बच्चे, और चैनल हो गया हमारा यूट्यूब और टॉपिक हो गया हमारा लेसन। समझ में आया कि नहीं आया? विषय हो गया हमारा गृह विज्ञान। अब देखो इसी तरीके से हमारी संचार की प्रक्रिया चलती है, बिल्कुल इजी है, बहुत ही समझ में आ रहा है इजी से। कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैं। जब कोई शिक्षक पाठ पढ़ा देता है तो कुछ विद्यार्थी यह जानने के लिए प्रश्न पूछता है कि उन्होंने पाठ समझ में आया या नहीं आया। प्रश्न पूछने और उत्तर जानने की एक क्रिया, क्या विषय वस्तु और पाठ समझ में आ गए हैं, फिर से किन विषयों को समझाने की आवश्यकता है, प्रतिपुष्टि कहलाती है। कहने का मतलब कि जब टीचर बच्चों को पढ़ाता है और बीच बीच में जब प्रश्न पूछता रहता है तो बच्चे क्या फीडबैक देते हैं, उसके आधार पर टीचर एनालिसिस कर लेता है कि उन्हें बच्चों को पाठ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और यदि नहीं आ रहा है तो फिर से उस टॉपिक को वापस से वो उस पर पुनः विचार करके उसे अच्छे से समझाने का प्रयास करता है, जिससे कि वो बच्चों को समझ में आ जाए। समझ में आया? तो तभी प्रतिपुष्टि मिलती है, इसको हम प्रतिपुष्टि कहते हैं। आ गया समझ में? तो समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में छपे हुए पाठकों के जो पत्र है, संपादक है, लेखकों की दी गई जो प्रतिपुष्टि है, इनके एक ही रूप है। और टेलीविज़न कार्यक्रमों की उत्तमता का निर्धारण बिंदु, रेटिंग जिसको हम कहते हैं टीआरपी, दर्शकों से प्राप्त प्रतिपुष्टि का एक अन्य रूप है। यानी कि समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में जो भी लेख छपते हैं, उनके जो संपादक होते हैं, उनके जो लेखक होते हैं, उनकी भी जो है नीचे प्रतिपुष्टि दे रखी होती है। हम जब उसको पढ़ते हैं, हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो उनको उसमें मोबाइल नंबर होते हैं, इस पर आप सूचना दे सकते हैं। हमको लिंक दिए हुए होते हैं, उस लिंक से आप जा करके और अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, है ना, वापस से प्रतिपुष्टि दे सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से टेलीविज़न कार्यक्रमों की में भी हमको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो वहाँ पर भी जो है हम दर्शकों के द्वारा जो है प्रतिपुष्टि दी जा सकती है। तो सूचना का इफेक्ट कितना हो रहा है, कौन सी चीज़ आपको पसंद आ रही है, कौन सी नहीं आ रही है, क्या उसमें चेंजेस करना है, क्या उस पर पुनर्विचार करना है ना, ये फीडबैक मिले बिना हमारी सूचना जो होती है वो इफेक्टिव नहीं हो सकती। तो कहने का मतलब ये पूरा प्रोसेस जो है हमारा क्या कहलाता है, संचार की प्रक्रिया कहलाती है। समझ में आ गया? आया समझ में? तो सोर्स, संदेश, चैनल और रिसीवर और उसका इफेक्ट, ठीक है, सूचना का प्रभाव, ये सभी चीज़ें मिलकर क्या बनाती है, सूचना की प्रक्रिया को बताती है। तो बच्चों आज हमने संचार के वर्गीकरण के बारे में भी पढ़ा। संचार किसे कहते हैं, संचार की प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार से संचार की प्रक्रिया संपन्न होती है, किन किन सोर्स की सहायता से, इसके बारे में हमने पढ़ा और बहुत ही अच्छा लगा और आपको भी समझ में आया होगा। यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप पूछ सकते हैं बच्चों। और तो आज हमारी क्लास यहीं कंप्लीट होगी। धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। हाँ तो बच्चों ये था हमारा शाब्दिक और मौखिक संचार। अब चलते हैं गैर शाब्दिक संचार। गैर शाब्दिक संचार जो होता है इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो है हाव भाव के द्वारा, मुख की मुद्रिकाओं के द्वारा, मिजाज के द्वारा, गुस्सा होकर, खुश होकर, है ना, आँखों से इशारे करके, है ना, या थंब प्रिंट के द्वारा, है ना, या फिर हम कोई लिख कर, कुछ पहन कर, केस सजा करके हम जो है विभिन्न प्रतीकों और संकेतों का यूज़ करके जो हम संचार, इन सभी संचार के साधनों का उपयोग करके अपने विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, अन्य व्यक्तियों तक पहुंचाने की जो ये प्रक्रिया होती है इसको हम कहते हैं गैर शाब्दिक संचार। समझ में आया? अब देखिए पिछले अध्याय में हमारे आसपास के परिधान में हमने देखा है कि अलग अलग अवसरों पर अलग अलग पोशाक पहनते हैं। तो वास्तव में हमारी पोशाक पहनने की जो शैली होती है वो कुछ कहे बिना ही हमारे व्यक्तित्व और हमारी मनोदशा को जाहिर कर देती है। हमको बोलने की आवश्यकता ही नहीं होती है और बिना बोले ही जो है पहचाना जा सकता है कि आज क्या है ना। तो इस तरीके से
इसे हम कहते हैं गैर शाब्दिक संचार के साधन, है ना। तो गैर प्रश्न आता है, देखो बहुत ही अच्छे प्रश्न बन रहे हैं। शाब्दिक संचार किसे कहते हैं, गैर शाब्दिक संचार किसे कहते हैं, शाब्दिक और गैर शाब्दिक संचार में क्या अंतर है ना। इस तरीके से प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं। अब चलते हैं आगे। अब देखिए, एक से अधिक इंद्रियों से काम लेने के आधार पर वर्गीकरण, यानी कि हमने कभी ये जानने की कोशिश की है कि किताब में पढ़ने की तुलना में केवल टीवी पर या किसी भी जीवंत लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है आदि की प्रस्तुति देखने से जो है अपनी हम उसको जल्दी सीख पाते हैं, है ना। किसी भी चीज़ को यदि हमें बुक से पढ़ाया जाए तो ढेर सारा हमें पढ़ा देंगे तो भी हमें मज़ा नहीं आएगा, लेकिन यदि हमें चित्र दिखाकर या कोई एग्जाम्पल्स देकर पढ़ाया जाए तो हम उसे जल्दी से सीख पाएंगे, है ना। नृत्य के द्वारा या फिर हम कह सकते हैं कि चित्रों के द्वारा, है ना, हम जल्दी से किसी भी चीज़ को सीख पाते हैं, है ना, या देख कर सीख पाते हैं। तो हमने अभी देखा कि विभिन्न जो क्षेत्र है, विभिन्न क्षेत्रों के लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, इनकी प्रस्तुति जब हम टीवी पर देखते हैं तो देखने से हम जल्दी से जो है उसको जान पाते हैं कि ये कौन से स्टेट का है। जैसे कि 15 अगस्त 26 जनवरी पर हमने देखा है कि दिल्ली के लाल किले के ऊपर जब 15 अगस्त 26 जनवरी मनाया जाता है तो वहाँ पर जो है हमने देखा है कि बहुत सुंदर सुंदर जो है नृत्य होते हैं, है ना, और झांकियाँ होती है, विभिन्न स्टेट की प्रस्तुतियाँ होती है अलग अलग से, है ना, झांकियों की। तो उन झांकियों के अंदर अलग अलग स्टेट के नृत्य होते हैं, पोशाकें होती है, वहाँ का कल्चर होता है, तो उसको देख करके हम जल्दी से हमें याद हो जाता है और समझ में भी आ जाता है और मज़ा भी आता है। लेकिन वही चीज़ें जो यदि हमें बुक्स में पढ़ने के लिए दी जाती है तो हमें वो मुश्किल से याद होता है ना। तो हम कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें जो है हमें जानने और समझने में बहुत ही अधिक आसानी कर देती है। तो ये भी एक संचार का साधन है ना। तो ये भी एक संचार का साधन ही है। अब देखिए बच्चों, संचार कैसे होता है, ये तो हमने संचार के वर्गीकरण पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं संचार होता क्या है, संचार की प्रक्रिया क्या है ना। तो किसी भी माध्यम के जरिए प्रेषक जो होता है, कम्युनिकेटर जो होता है, उससे प्राप्त करता है, यानी रिसीवर जो होता है तक सूचना या किसी भी विषय के संप्रेषण की जो प्रक्रिया होती है उसको हम संचार कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि एक प्रेषक से सूचनाओं को रिसीवर तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है उसी को हम क्या कहते हैं, संचार कहते हैं, है ना। प्रेषक कौन है, संप्रेषक है, जिसे कम्युनिकेटर कहते हैं, है ना। जो किसी भी बात का संदेश देना चाहता है उसको कहते हैं कम्युनिकेटर, या फिर उसको कहते हैं प्रेषक, या फिर उसको कहते हैं मैसेंजर, है ना। वो मैसेज भेजता है, रिसीवर उसको ग्रहण करता है और रिसीवर ग्रहण करके वापस से फीडबैक देता है ना। ये प्रोसेस चलता है, ये प्रक्रिया कहलाती है संचार। इस प्रक्रिया में विभिन्न तरीकों से सूचना का आदान प्रदान में ही लचीलापन शामिल होता है और इसमें प्रेषक और प्राप्तकर्ता यानी कि कम्युनिकेटर और रिसीवर दोनों ही सूचना को ठीक से स्पष्ट रूप से पूर्ण रूप से जो है वो तो इसके अंदर कम्युनिकेटर और रिसीवर दोनों ही सूचनाओं को समझ लेते हैं और संदेश पर आगे की योजना बनाने के लिए जो रिसीवर होते हैं या जो दर्शक होते हैं वो क्या फीडबैक देंगे, है ना, और वापस उनका फीडबैक जो प्राप्त होता है उसके आधार पर वो फिर से जो है आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने विचारों को वापस से अपने विचारों में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं और आपस में वापस कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसी प्रणाली को हम संचार कहते हैं। जैसे बाजार में कोई उत्पाद भेजने से पहले बाजार सर्वेक्षक के द्वारा जो है वो सर्वेक्षण के द्वारा किया जाता है ना। बाजार के अंदर कोई भी उत्पाद भेजना है तो सबसे पहले जो है बाजार का सर्वेक्षण किया जाता है ना। चलिए अब हम देखते हैं कि संचार की प्रक्रिया किस क्रम में चलती है ना। तो इसका वर्णन का एक बहुत ही सुंदर सा तरीका है कि किसने क्या, किससे, कब और किस प्रकार, किन परिस्थितियों में कहा और उसका क्या प्रभाव रहा, इन सभी चीज़ों पर संचार की प्रक्रिया चलती है। समझ में आया भाई? जैसे फॉर एग्जाम्पल स्कूल में मीटिंग हुई, है ना, असेंबली हॉल में प्रिंसिपल मैम जब स्टेज पर आते हैं कुछ भी कहते हैं तो बाद में जो बच्चे असेंबली हॉल में नहीं आए वो क्या पूछते हैं कि किसने कहा, असेंबली हॉल में क्या हुआ, किसने क्या कहा, किससे कहा, कब कहा, किस प्रकार कहा, किन परिस्थितियों में कहा और उसका क्या प्रभाव रहा, है ना। कोई भी मीटिंग होती है तो उसके अंदर ये सभी मुद्दे होते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संचार की प्रक्रिया कहते हैं। और किसी भी संचार प्रक्रिया में आधारभूत घटकों का चक्र जो होता है पूरा करने के लिए एक निश्चित क्रम में उसको व्यवस्थित किया जाता है।
और ये उसका निश्चित क्रम है। प्रभावी और सफल संचार के लिए नीचे दिए गए 5 घटकों का कुशलतापूर्वक नियंत्रण किया जाना चाहिए। जैसे अभी हम चल रहे हैं आगे नीचे एक सारणी देखेंगे, उसके द्वारा हम इसको पहचानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि संचार की प्रक्रिया किस प्रकार से जो है वो संपन्न होती है। और इस संचार के SMCRE मॉडल है ना, SMCRE मॉडल जो होता है इसके जरिए हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो देखते हैं कि ये मॉडल क्या है, हमें क्या संदेश दे रहा है। देखिए बच्चों, ये हमारा SMCRE के द्वारा दिया गया एक मॉडल है जिसकी सहायता से हम संचार की प्रक्रिया को आसानी से समझ सकते हैं। अब देखो इसके अंदर इसको कितने भागों में बांटा है, इसको 5 भागों में बांटा है। सबसे पहला इसके अंदर स्रोत, दूसरा संदेश, तीसरा चैनल, चौथा ग्राही रिसीवर और 5वां संचार का प्रभाव क्या पड़ा, है ना। स्रोत जो कि कुछ कहेगा, जो सूचनाएं देगा। फिर उसमें संदेश क्या है, सूचना क्या है, विचार क्या है, क्या विषय है, समझ में आया। स्रोत जो है, स्रोत के अंदर संचारक, उद्भावक और प्रेक्षक भी कहते हैं इसको, समझ में आ गया। स्रोत भी कह सकते हैं, संचारक भी कह सकते हैं, जो सूचनाओं को प्रसारित करता है उसको संचारक कह सकते हैं, उद्भावक कह सकते हैं या प्रेक्षक भी कह सकते हैं, कम्युनिकेटर भी कह सकते हैं इसको। तो पहला सोर्स हमारा हो गया स्रोत। दूसरा है संदेश। संदेश के अंदर क्या है, सूचना है या विचार है या कोई विषय है ना। संदेश किसके बारे में है, समझ में आया। फिर तीसरा हमारा किसके द्वारा भेजा जा रहा है, कौन से साधन के द्वारा भेजा जा रहा है, कौन से चैनल के द्वारा भेजा जा रहा है, समझ में आया। जैसे कि हमने देखा कि भाई आज जो है मोदी जी का स्पीच आएगा तो कौन से चैनल पर आएगा, है ना। तो हम उसी चैनल को जब फिक्स करेंगे या उसी को हम क्लिक करेंगे तभी हम उनको सुन पाएंगे, दूसरे चैनल पर हम उनको नहीं सुन पाएंगे। तो कहने का मतलब कि जो संदेश दिया जा रहा है वो कौन से चैनल पर, कौन से साधन पर है, क्या वो व्हाट्सएप पर है, क्या वो टीवी पर है, तो कौन से चैनल पर है, उसका क्या माध्यम है ना, उसे हम कहते हैं चैनल। फिर चौथा है हमारा रिसीवर। रिसीवर कौन है, श्रोता कौन है ना। दर्शक कौन है, दर्शक हो सकते हैं, श्रोता हो सकते हैं, रिसीवर होते हैं जो कि उन सूचनाओं को प्राप्त करेंगे, समझ में आया। अब इन सूचनाओं को प्राप्त करके और ये इसका क्या प्रभाव हो रहा है, वापस से ये क्या प्रत्युत्तर दे रहे हैं, क्या इस पर अनुक्रिया हो रही है दर्शकों के द्वारा, वो वापस से फीडबैक किसको दिया जाएगा, स्रोत को दिया जाएगा, प्रेक्षक को दिया जाएगा, कम्युनिकेटर को दिया जाएगा, समझ में आया समझ में। तो इस तरीके से हमारी ये संचार की प्रोसेस चलती है। वापस से स्रोत जो होगा या प्रेक्षक जो होगा वो अपने उन विचारों में जो दर्शकों को पसंद नहीं आए या फिर कोई सजेशन उन्हें पसंद नहीं आ रहा है या कोई हम नई चीज़ उसके अंदर बताना चाह रहे हैं श्रोताओं को, तो वापस से प्रेक्षक जो होगा वो उसमें चेंज करके, परिवर्तन करके वापस से जो है वो पहुंचाएगा, जिसका प्रभाव फिर पॉजिटिव होगा दर्शक के ऊपर, समझ में आया समझ में। तो इसके अंदर सोर्स, संदेश, चैनल, फिर रिसीवर और फिर उसका क्या प्रभाव हो रहा है दर्शकों पर, दर्शक वापस क्या फीडबैक दे रहे हैं और उससे प्रेक्षक को क्या जानकारियाँ मिल रही है, क्या उसमें चेंजेस हो रहे हैं, है ना। इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संचार की प्रक्रिया, समझ में आ गया। तो यही हमारी संचार की प्रक्रिया है जो कि SMCRE मॉडल के द्वारा दर्शाई गई है ना। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि संचार की SMCRE मॉडल के द्वारा बताई गई प्रक्रिया को एक मॉडल के द्वारा बताओ, तो आप इस तरीके से मॉडल बना सकते हैं, चित्र बना करके, और आप समझा सकते हैं। अब देखिए हम इसको डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे मॉडल के अंदर है सोर्स, है ना। सोर्स यानी वह व्यक्ति जो कि संचार की प्रक्रिया को शुरू करेगा, जो प्रेक्षक है, जो कोई भी बात कहेगा, है ना। तो वह पूरी संचार की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए उत्तरदायी घटक है। संचार की पूरी प्रक्रिया को प्रभावी बनाने का सबसे मेन घटक कौन सा है, वो स्रोत है ना। अब वह श्रोता और दर्शक की एक विशिष्ट समूह को इस प्रकार से संदेश देता है या देती है कि यह न केवल संदेश के सही संप्रेषण से परिलक्षित होता है बल्कि इससे अपेक्षित अनुक्रिया भी प्राप्त होती है। कहने का मतलब कि जब सोर्स या प्रेक्षक के द्वारा या कम्युनिकेटर के द्वारा कोई भी संदेश दिया जाता है तो श्रोता जो होते हैं उसको सुनते हैं
और सुन करके उस पर अनुक्रिया भी करते हैं, वापस उनको अनुक्रिया भी प्राप्त होती है। हो सकता है कि वो अनुक्रिया पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो सकती है। तो वह आपके शिक्षक हो सकते हैं, माता पिता है, मित्र है, सहपाठी है, विस्तार है, कार्यकर्ता है, कोई नेता है, प्रशासक है, लेखक है, किसान है, या देश के दूरस्थ नेता भी हो सकते हैं, प्रशासक हो सकते हैं, लेखक हो सकते हैं, किसान हो सकते हैं, है ना। तो क्षेत्र से देशज जानकारी रखने वाला कोई भी जनजातीय व्यक्ति हो सकता है या हो सकती है, जो कि एक प्रेक्षक का कार्य कर सकता है ना। शिक्षक, टीचर हमारी क्लास के अंदर आकर हमको कम्युनिकेट करते हैं, हमको लेसन समझाते हैं, प्रश्न उत्तर करते हैं, हमसे बात पूछते हैं, कोई भी चीज़ हमें सिखाते हैं, तो वो क्या हो गए, सोर्स हो गए, प्रेक्षक हो गए, है ना। और श्रोता कौन हो गए, बच्चे श्रोता हो गए, है ना। चलते हैं आगे।